गरुड़ का हूं बोल प्यारे, अभेद्य, सर्वश्रेष्ठ, तीव्र, तेज, शक्तिशाली और युद्ध के मैदान में बेहद हिंसक और प्रचंड, जिनकी एक हुंकार गरुड़ का हूं बोल प्यारे से दुश्मन की रूह कांप जाती है, और जो हर लिहाज में पहला हमेशा पहला के अपने सिद्धांत पर हमेशा खरे उतरते हैं, वो और कोई नहीं, ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स के रणबांकुरे हैं। एक जनवरी सन 1963 में ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स की 7वीं बटालियन की नींव एक बहुत ही काबिल ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल रामपाल सिंह आईडीएसएम की देखरेख में और नेतृत्व में राजस्थान के एक ऐतिहासिक शहर कोटा में रखी गई। वजूद में आने के बाद 7 गार्ड्स ने नागालैंड, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी नेफा, आजकल अरुणाचल प्रदेश और अंबाला में अपनी सेवाएं दी। सन 1970 में जून के महीने में कारगिल सेक्टर में बुदखरबू में अपनी मौजूदगी दर्ज की। सन 1947-48 में जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा कब्जाए गए कुछ इलाके सीज फायर लाइन के उस पार ही रह गए थे। सन 1971 का युद्ध सीज फायर लाइन को भी मुकम्मल करने का बेहतरीन मौका था। कारगिल सेक्टर में अपने खोए हुए इलाके को ज्यादा से ज्यादा वापस हासिल करने का फैसला ले लिया गया था, और इस काम को अंजाम देने का जिम्मा 3 इन्फेंट्री डिवीजन के मातहत 121 इंडिपेंडेंट इन्फेंट्री ब्रिगेड को सौंप दिया गया। ब्रिगेड ने शिंगो रिवर वैली के साथ साथ रहकर हमला करने की योजना बनाई। 18 पंजाब को ब्राचिल पास पर कब्जा करने 211 गुरखा राइफल्स को .13620 और हाथी पांव कॉम्प्लेक्स को अपने कब्जे में लेने का काम सौंपा गया, और 121 इंडिपेंडेंट इन्फेंट्री ब्रिगेड की रिजर्व बटालियन के तहत 7 गार्ड्स को रिज लाइन और .3550 तक कब्जा करने का जिम्मा सौंपा गया। रिज लाइन को अपने कब्जे में लेने का मतलब था दुश्मन को उसके ठिकानों से खदेड़ना, और शिंगो रिवर एक्सिस से लेकर ओल्थिंग थांग के इलाके तक दुश्मन का सफाया करना। पाकिस्तानी फौज इस इलाके में पूरे साजो सामान के साथ तैनात थी। रिज लाइन पर पूरी तैयारी से बैठा दुश्मन, और उस पर पूरा इलाका जोखिम भरा, हड्डियां कंपा देने वाली ठंड और तेज बर्फीली हवाएं। 4 दिसंबर 1971 को 7 गार्ड्स के कमान अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल गुरिंदरजीत सिंह ने सभी अफसरान और जेसीओस को आने वाले ऑपरेशन के बारे में खबर दी। बटालियन को सुबह 0330 आवर्स पर अपनी पोस्ट नंबर 22 काला पहाड़ की ओर कूच करने का ऑर्डर मिला। बटालियन ने सैनी कुंड से पोस्ट नंबर 22 की ओर कूच किया। लड़ाई छिड़ने से पहले पोस्ट नंबर 22 की देखरेख और सुरक्षा का जिम्मा चार्ली कंपनी के पास था। इस काम को अंजाम देने जो टीम जा रही थी, उसमें शामिल थे कमान अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल गुरिंदरजीत सिंह, उप कमान अधिकारी मेजर GS बाला, कमान अफसर सपोर्ट कंपनी मेजर HK जाबाज, कमान अफसर एडम कंपनी कैप्टन रघुबीर सिंह, मीडियम मशीन गन प्लेटून कमांडर कैप्टन निर्मल सिंह, मोर्टर ऑफिसर कैप्टन DS सरा, दंडपाल सेकंड लेफ्टिनेंट SK सिंह, सिग्नल अफसर सेकंड लेफ्टिनेंट जर्नैल सिंह, कमांडो प्लेटून कमांडर सेकंड लेफ्टिनेंट गंगाधरन PT, अल्फा कंपनी के कमान अफसर मेजर कृष्ण कुमार, ब्रावो कंपनी के कमान अफसर मेजर CM नोटियाल, चार्ली कंपनी के कमान अफसर मेजर MS गिल, डेल्टा कंपनी के कमान अफसर मेजर AK सान्याल, डेल्टा कंपनी के उप कमान अफसर कैप्टन SPS सिकरवार, लाइजन ऑफिसर सेकंड लेफ्टिनेंट MS सरला, मेडिकल ऑफिसर GL सचदेव भी कुछ समय बाद पलटन का हिस्सा बने। बटालियन की मौजूदा कुल संख्या 15 अफसर, 19 JCO, 658 अन्य रैंक। So in mid-71, I took my company with 8 years service, and I was commanding Right Ridge, 22, 23, with elements of engineers. I reset the whole defense, redug the trenches, cleaned the whole area, sent them out on patrols, and the ultimate task was to make 2 lanes clear of mines
for 18 Punjab and 7 guards to go through. डेल्टा कंपनी ने अगुवाई कर रही टीम की हैसियत से आगे बढ़ना शुरू किया। तापमान 0 से -40 डिग्री सेल्सियस तक गिरने का अंदेशा था और रास्ता 3 से 4 हजार मीटर की ऊंचाइयों पर। ब्राचिल पास एक बहुत ऊंची पहाड़ी पर जो कहा जा सकता है, लगभग 14-15 हज़ार फुट की ऊंचाई पर ब्राचिल पास था। वहाँ पर दुश्मन बैठा हुआ और नीचे से हमारा ब्रिगेड यानी कि 18 पंजाब और 7 का दोनों अटैक करेंगे अगर वहाँ से, तो एक बहुत मुश्किल और बहुत कठिन काम जिसे कहा जा सकता है, क्योंकि दुश्मन ऊपर बैठा है, अगर वो पत्थर में लुढ़का दे तो वो भी आपको बहुत हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। और इधर ये ब्राचिल पास फ्रंटेज था करीब 1 किलोमीटर से ज़्यादा का। उस फ्रंटेज को क्लियर करने के लिए 18 पंजाब ने भी मदद की। वहाँ पे एक सैडल थी, सैडल के बाद स्नो पीक थी। जब बटालियन वहाँ पहुँच गई तो जितने नाले रीएंट्रेंट्स वहाँ पे हम लोगों ने पोजीशन लिया कि हम लोग के मूवमेंट को पाकिस्तान जो है खासकर ब्राचिल पास से ना देख पाए या एरियल सर्विलेंस में ना पकड़ ले। कब्जाए हुए इलाके की चोटी पर पाकिस्तानी फौज ने हिफाजत के लिए मजबूत पोस्ट बनाए हुए थे, जिसमें त्रिशूल, फर्स्ट बम्प, हाई ग्राउंड, .3985, बम्प 1 और 2 और अंत में .3550 मौजूद थे। इस खतरनाक मौसम और मौजूदा हालात से जूझने के लिए हमारे जवानों के पास पर्याप्त साधन नहीं थे। किंतु इस केस में जब उन्होंने ब्राचिल पास एडवांस किया तो मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि बड़े फीचर में प्लस बम्प में कोई दुश्मन होगा, इसकी कोई खबर नहीं थी। हर जवान जरूरत मुताबिक असला 81 mm मोर्टर का एक राउंड या मशीन गन की एक पूरी बेल्ट के साथ 30 से 35 किलो का वजन लेकर इस ऊंचाई पर चल रहा था। भले ही हमारे पास सर्द मौसम से लड़ने के लिए कपड़े, जूते और मुनासिब जगह नहीं थी, पर एक चीज थी, बेइंतहा हौसला और जज्बा। 5 दिसंबर 1971। तो उसके बाद जो है हम वेट करते रहे 3 को, 4 को, 5 को और 6 को। तो हमने सोचा पता नहीं कि अब आधा लॉन्च क्यों नहीं करते, बट इट वाज अ प्लान दैट दे वांटेड टू सरप्राइज द एनिमी। इस बात से खुश 3 रातों तक पाकिस्तानी फौज अपने सुरक्षा इंतजाम पूरे करने और माइन फील्ड्स बिछाने में लगी रही। 6 दिसंबर 1971 सुबह तड़के ही सेक्शन लेवल तक सभी अधिकारियों ने जब भी मुनासिब हो सका रास्ते की टोह ली। लड़ाई के इस दौर में जो जिम्मेदारी बटालियन को सौंपी गई थी, उसके हिसाब से हमें ब्रिगेड के आक्रमण प्लान के मुताबिक 18 पंजाब के साथ ब्राचिल बाहर कॉम्प्लेक्स पर हमले के वक्त जरूरत पड़ने पर तैयार रहना था। इसके बाद 7 गार्ड्स को ब्राचिल पास होते .3550 के रास्ते में सभी मुख्य जगहों को कब्जे में लेना था, ताकि शिंगो रिवर वैली का पश्चिम हिस्सा सुरक्षित हो सके। ब्राचिल पास को कब्जे में लेने के बाद बटालियन अब आगे बढ़ने के लिए तैयार थी। ब्राचिल पहुंचने के बाद आदेश मिला, सीओ साहब ने बोला कि आपको आगे 3.3550 और 3985 इस पॉइंट तक आपको एडवांस करना है और रास्ते में जो भी रुकावट आएगी उसको आपने क्लियर करते हुए जाना है। सेकंड लेफ्टिनेंट गंगाधरन को 8वीं प्लेटून के साथ पोस्ट 22 के पश्चिम और ब्राचिल पास के सामने स्टार्ट लाइन को मार्क करने और स्टार्ट लाइन की निगरानी का काम सौंपा गया। So when I was told that I'll go and man this start point, I didn't have a tutor to tell me what is to be done. So whatever I thought was correct, I deployed the platoon on left and right, marked the point with lights, that is light only pointing towards our side. चार्ली कंपनी को पोस्ट नंबर 22 के आगे जाकर माइन फील्ड्स को साफ करने का काम सौंपा गया, ताकि बटालियन अपने रास्ते पर आगे बढ़ सके। डेल्टा कंपनी ने अपने कंपनी कमांडर मेजर A.K. सान्याल की अगुवाई में ब्राचिल पास की ओर माइन फील्ड्स के बीच से बढ़ना शुरू किया। एक प्लेटून को सूबेदार सरवन सिंह के नेतृत्व में पोस्ट नंबर 22 पर फॉरवर्ड असेंबली एरिया, ब्रिगेड के सामरिक मुख्यालय और आर्टिलरी बैटरी की सुरक्षा के मद्देनजर छोड़ दिया गया। 7 दिसंबर 1971 सुबह होने से पहले ब्रिगेड का आक्रमण अगले 5 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया। हमारे कमान अधिकारी ने तुरंत फैसला लिया कि त्रिशूल पोस्ट की ढलान पर आड़ लेकर अपनी पोजीशन ली जाए। 7 तारीख को हम लोग दिन भर ओपन में पड़े रहे, पाकिस्तान की शेलिंग को झेलते रहे। ये सिलसिला पूरा दिन चलता रहा,
जगह के मुनासिब इस्तेमाल और कमान अधिकारी के समय रहते लिए गए फैसले के कारण हमारा कोई भी जवान हताहत नहीं हुआ। 7 गार्ड्स के कमान अधिकारी ने चार्ली कंपनी कमांडर मेजर MS गिल को आदेश दिया कि वो कोनिकल गांव के पूरब में मौजूद दुश्मन की घोड़ा, पानी पत्थर और पोस्ट 32 का सफाया करें। Ghoda post was so liquidated, it could bring effective fire both on our casualties going back to Senikund and our rations, supplies and everything coming from Senikund up for the troops. This was very important. So to capture and silence Ghoda post. The CEO called me. He said, Mahendra, I want Ghoda captured. Ghoda, Pani, Patthar, new post, post 32 captured. और दूसरी तरफ बाकी बटालियन ने कोनिकल गांव होते हुए ब्राचिल पास और त्रिशूल की ओर दोबारा चलना शुरू किया। घोड़ा पोस्ट दुश्मन का कंपनी हेडक्वार्टर था और एक खच्चर वाले रास्ते से कोनिकल गांव से जुड़ा था। दिन के उजाले में घोड़ा पोस्ट की ओर बढ़ने का साफ मतलब था कि दुश्मन की नजर चढ़ जाना। I was in amazement. I said, sir, it's broad daylight at 8 o'clock in the morning. There is no tree, there is no bush, there is no cover. There is only hard rock and snow. घोड़ा पोस्ट को बर्बाद करने के लिए चार्ली कंपनी कमांडर मेजर MS गिल ने MMG और 81 मोटर सेक्शन को तैनात किया और 8 प्लेटून ने सेकंड लेफ्टिनेंट PT गंगाधरन की अगुवाई में पोस्ट पर हमला बोल दिया। दुश्मन ने भी जबरदस्त और सटीक फायरिंग शुरू कर दी। अपनी जान की परवाह ना करते हुए सेकंड लेफ्टिनेंट PT गंगाधरन ने ऑटोमेटिक हथियारों से हमले को जारी रखा। घोड़ा पोस्ट का पोस्ट कमांडर पाकिस्तानी आर्मी का नायब सूबेदार दूर खान था, जो अपने साथियों के साथ भाग खड़ा हुआ और अपने हथियार और पोस्ट को कब्जाने के पाकिस्तान आर्मी मुख्यालय के आदेश वहीं पीछे छोड़ गया। 0800 आवर्स पर चार्ली कंपनी घोड़ा पोस्ट को अपने कब्जे में लेने में कामयाब हो गई। इस लड़ाई में ये जीत 7 गार्ड्स की पहली कामयाबी थी, पर पत्थर पोस्ट पर बैठे दुश्मन का एक पूरा सेक्शन अब हमारे जवानों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहा था। The enemy fire again started coming from very close locality. We could not locate it actually, but luckily there were a lot of wood stacked, firewood stacked there. A shelter was provided by those things, and we all took shelter. And the fire continued for some time. दूसरी ओर दोपहर होते होते डेल्टा कंपनी अपने फर्म बेस पर पहुंच गई। डेल्टा कंपनी को आदेश मिला कि वो ब्राचिल पास पर पकड़ बनाए रखे। 1400 आवर्स पर हाथी पांव और हाथी मत्था की ओर से दुश्मन की मशीन गन्स ने हमारी मोटर पोजीशंस पर फायरिंग शुरू कर दी। डेल्टा कंपनी के 2 सेक्शंस को दुश्मन का सफाया करने और लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन खुला रखने के लिए भेज दिया गया। डेल्टा कंपनी ने इस इलाके में सारी रात बड़ी जबरदस्त पेट्रोलिंग की। वहीं दूसरी ओर चार्ली कंपनी को घोड़ा पोस्ट पर अपनी पकड़ बनाए रखने का आदेश मिला। 8 दिसंबर 1971 डेल्टा कंपनी ने ब्राचिल पास के राइट शोल्डर को सुरक्षित किया और 0930 आवर्स पर 18 पंजाब से मिलाप किया और त्रिशूल टॉप पर भी कब्जा कर लिया। दूसरी ओर मेजर MS गिल ने प्लेटून नंबर 8 को हमीद पोस्ट का जायजा लेने के लिए भेज दिया। रेकी के बाद पेट्रोल पर गई टीम के जज्बे को देखते हुए सीधे ब्रिगेड मुख्यालय के अंतर्गत ब्रिगेड कमांडो प्लेटून की हैसियत से काम करने का आदेश मिला। इसी बीच चार्ली कंपनी ने पत्थर, पानी और न्यू पोस्ट पर हमला कर इनको 1500 आवर्स तक अपने कब्जे में ले लिया। All the boys showed ultimate bravery, and with the risk to their lives, they went just with me as one body. Hats off to them. दुश्मन इस दौरान चेंगीज पोस्ट पर अपना डिफेंस लगा रहा था। चार्ली कंपनी ने तुरंत दुश्मन की टोह लेने के लिए अपनी टुकड़ियों से इस इलाके की रेकी शुरू कर दी। इसी के साथ पॉइंट 3985 को हथियाने के लिए कमान अधिकारी ने मेजर GS बाला और मेजर CM नौटियाल के साथ मिलकर एक तजवीज तैयार की। ठीक 1300 आवर्स पर मेजर नौटियाल की अगुवाई में ब्रावो कंपनी ने अपनी मीडियम मशीन गन्स, लाइट मशीन गन्स और मोटर्स से दुश्मन पर सटीक निशानेबाजी करते हुए पॉइंट 3985 की ओर बढ़ना शुरू किया। रास्ते में फर्स्ट बम से 700 मीटर पहले बैठकर दुश्मन सीधा हम पर भारी मात्रा में गोला बारूद दाग रहा था।
मीडियम मशीन गन की इतनी फायर का हमारा एडवांस बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि उन पहाड़ों में जहाँ बर्फ़ से ढके हुए चट्टाने हों, बिल्कुल शेयर क्लिफ हों, उनमें केवल एक ही रास्ता, एक हमारे लिए कोई और दूसरा रास्ता नहीं था, एक ही रास्ता था, और वो रास्ता दुश्मन ने अपने मीडियम मशीन गन और लाइट मशीन गनों से कवर किया हुआ था। जाना हमारे लिए बहुत मुश्किल था। वहीं दूसरी ओर कमांडो प्लाटून पिछली रात ही चेंगिज पोस्ट के पास पहुंच चुकी थी। 8 प्लाटून ने चेंगिज पोस्ट के ऊपर 2 हिस्सों में मोटर्स तैनात कर दिए। एक सेक्शन और मोटर पार्टी रिज पर ही रुक गई और 8 प्लाटून पोस्ट के पीछे से अचानक ही दुश्मन पर उसको भौचक्का कर देने वाला हमला बोल दिया। उधर दूसरी तरफ ब्रावो कंपनी पॉइंट 3985 की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। फर्स्ट बम के इलाके से कंपनी को दुश्मन के कड़े जवाबी हमले का सामना करना पड़ा। दुश्मन की भारी गोलाबारी के बीच से निकलकर ब्रावो कंपनी के बहादुरों ने बढ़ चढ़कर मेजर नौटियाल के नेतृत्व में पूरे साहस और निडरता के साथ दुश्मन पर जबरदस्त हमला बोल दिया। 9 दिसंबर 1971 0300 आवर्स पर मेजर नौटियाल और उनके साथियों ने फर्स्ट बम पर दुश्मन के साथ गुत्थम गुत्था की लड़ाई में उनकी एक मशीन गन पोस्ट को शांत कर दिया। नायब सूबेदार भृगुनाथ सिंह ने जिस बहादुरी और साहस का परिचय दिया वो काबिले तारीफ है। इस बहादुरी के लिए नायब सूबेदार भृगुनाथ सिंह को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। ब्रावो कंपनी फिर एक बार हाई ग्राउंड के इलाके से दुश्मन की जबरदस्त गोलाबारी का सामना कर रही थी। ये लड़ाई पूरा दिन चलती रही। इसी दौरान ब्रिगेड मुख्यालय ने 8 प्लाटून को चेंगिज पोस्ट पर जमे रहकर कारकित नाले के साथ ब्रिगेड सेक्टर के पश्चिमी छोर से घुसपैठ को रोकने की जिम्मेदारी सौंप दी। सेकंड लेफ्टिनेंट पी.टी. गंगाधरन दुश्मन के पश्चिम की ओर के ठिकानों पर सटीक आर्टिलरी और ऑटोमेटिक फायर झोंकना शुरू कर दिया। Now, when I told them that I do not know how to direct artillery fire, I was told that don't worry, you observe the fire and tell me where the rounds are falling, because they knew my location, and thereafter started engaging those targets on a daily basis. There was no shortage of ammunition. I was told you keep engaging, whatever you see, keep engaging it fearlessly. So I kept on engaging those targets, and in the meanwhile, in this practical process, I also learned how to direct artillery fire. So I said, whatever may happen, I will complete the task. I will not let down my battalion. I will not let down the task that I've been assigned. So this sort of thing came to me as a leader, and thereafter I never looked back. What is going to happen to me? What will happen next? Nothing of that sort. वहीं रिज लाइन के इलाके में रात होने तक अल्फा कंपनी को पॉइंट 3985 पर कब्जा करने के लिए ब्रावो कंपनी की मदद करने का काम सौंपा गया। 2000 आवर्स पर मेजर कृष्ण कुमार ने अल्फा कंपनी का नेतृत्व करते हुए हाई ग्राउंड की ओर कूच किया। ब्रावो कंपनी ने फर्म बेस से अल्फा कंपनी को फायर सपोर्ट देना शुरू किया। आगे बढ़ते ही अल्फा कंपनी को हाई ग्राउंड से दुश्मन की ओर से आ रहे सटीक फायर का सामना करना पड़ा। इस हमले में मेजर कृष्ण कुमार दुश्मन के एमएमजी फायर से बुरी तरह जख्मी हो गए। हताहत होने के बावजूद मेजर कृष्ण कुमार वहां से हिलने को तैयार नहीं हुए, पर उन्हें जबरन ब्राचिल पास भेज दिया गया और मेजर नौटियाल ने अल्फा और ब्रावो दोनों कंपनियों का नेतृत्व करते हुए हाई ग्राउंड पर हमले को जारी रखा। हाई ग्राउंड पहुंचने के तीनों रास्तों पर पाकिस्तानी फौज की मशीन गन्स कहर बरसा रही थी। मेजर नौटियाल ने तय किया कि वो 3 तरफ से दुश्मन पर हमला करेंगे। मेजर नौटियाल ने सभी जवानों को 3 हिस्सों में कुछ इस कदर बांट दिया। दायां कॉलम सूबेदार राम स्वरूप के नेतृत्व में, बायां कॉलम नायब सूबेदार भृगुनाथ के नेतृत्व में और बीच का कॉलम खुद मेजर नौटियाल के नेतृत्व में हमला करने निकल पड़ा। 10 दिसंबर 1971 अल्फा और ब्रावो कंपनी के जाबाजों ने पहली रोशनी के साथ ही हाई ग्राउंड को मेजर नौटियाल के शानदार नेतृत्व में कब्जा कर लिया। पासा अब बटालियन के हक में था। 17 दुश्मन मार दिए गए, 7 जख्मी हुए और 12 राइफल्स, 2 मशीन गन्स और एक 2 इंच मोटर अब हमारे कब्जे में थी। पल्टन के फैसले के अनुसार डेल्टा कंपनी को पॉइंट 3985 पर कब्जा करने का जिम्मा सौंपा गया। चार्ली कंपनी को ब्राचिल ब्रिज की तरफ से दुश्मन के किसी भी जवाबी हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैनात कर दिया गया। ब्रावो कंपनी की एक टुकड़ी नायब सूबेदार भृगुनाथ सिंह की अगुवाई में डेल्टा कंपनी से जा मिली।
2000 आवर्स पर मेजर A.K. सान्याल ने चुपचाप दुश्मन के ठिकाने पर एक तीव्र हमला किया और एक के बाद एक बंकर को बर्बाद करते हुए .3985 की ओर बढ़ना शुरू किया। पलटन ने सोचा कि ये पाकिस्तानी अभी फटाफट विड्रॉ कर रहे हैं, तो क्यों ना इनको परसू जल्दी जल्दी किया जाए। तो हमें बिना रेस्ट के, बिना सपोर्ट कंपनी की स्ट्रेंथ को भेज दिया गया। वो उसके साथ फिर हमने फिर अपनी जो स्ट्रेंथ थी वो मास्टर करी। मास्टर करने के बाद जो है हमें डे टाइम में लॉन्च कर दिया गया। जो ही हम वो डिप्रेशन के बीच में 12 बजे तक पहुँचे तो एनिमी ने ऊपर से पहाड़ी से उसके बिल्कुल हम फायर के अंडर थे, उन्होंने अपने MMG वगैरह जो चाइनीज़ मेड थी उनके साथ हमारे ऊपर फायर करना शुरू कर दिया। उधर हमारे 3-4 कैजुअल्टी हुई और हमारी मैक्सिमम कैजुअल्टी उधर हुई मुठभेड़ में। और उसके बाद जो है मैं भी उनमें था जो मिसिंग कम डेड निकल था। हम 4-5 जन रख के दूसरी साइड में निकल गए थे। दुश्मन की एक लाइट मशीन गन को छीनते वक्त गार्ड्समैन बिप तुरान मशीन गन के बर्स्ट से जख्मी हो गए। रेडियो ऑपरेटर गार्ड्समैन जगदीश प्रसाद भी जख्मी हो गए। अब उनकी जगह नायक बृंदा राय ने ली। इस हमले के दौरान कैप्टन DS सरा और सूबेदार करतार सिंह ने भी अदम्य साहस और बहादुरी का परिचय दिया। मेजर सान्याल लगातार दुश्मन के बंकर्स को निशाना बनाते रहे और एक के बाद एक दुश्मन के बंकरों पर ग्रेनेड फेंकते रहे। कई घंटों की गुत्थम गुत्था लड़ाई के बाद .3985 पर कब्जा सफल हुआ और भारी मात्रा में दुश्मन के सैनिकों को मार गिराया गया। डेल्टा कंपनी ने भाग रहे दुश्मन का पीछा किया। अब .3550 पर तिरंगा फहराने का समय आ गया था। 11 दिसंबर 1971 सुबह की पहली रोशनी होते ही डेल्टा कंपनी ने .3550 की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। दुश्मन ने 7 गार्ड्स के वीरों पर मशीन गन से अंधाधुंध फायरिंग कर दी। हमारे 2 और साथी दुश्मन के दुस्साहस के चलते शहीद हो गए। इस दौरान ब्रावो कंपनी ने अपना फायर सपोर्ट देना जारी रखा और हम मजबूत बैठे दुश्मन से बराबर टक्कर लेते रहे। 1900 आवर्स पर एक सेक्शन पेट्रोल को चश्मा पोस्ट पर कब्जा करने के लिए भेज दिया गया। अब तक डेल्टा कंपनी अपने काफी साथियों को खो चुकी थी। डेल्टा कंपनी के उप कमान अफसर कैप्टन SPS सिकरवार अपने एक दस्ते को ले डेल्टा कंपनी से जा मिले। मेरे को लड़ाई के दौरान काम दिया था कि जब ब्राचील पास कैप्चर हो जाएगा और पलटन आगे बढ़ जाएगी तो मेरे को ब्राचील पास का डिफेंस का पूरा वो दिया हुआ था रिस्पॉन्सिबिलिटी। अल्फा कंपनी से भी सूबेदार परमहंस तिवारी का दस्ता डेल्टा कंपनी से जुड़ गया। इसी के साथ साथ इस तारीख तक हमारे यहाँ काफ़ी फ्रॉस्ट बाइट के केस होने लग गए थे। लोगों के पैर जूते बंद थे, जिसका भी जूता खुलता था वो 3rd डिग्री फ्रॉस्ट बाइट स्ट्रेट अवे डायग्नोस हो रहा था। 12 दिसंबर 1971 सुबह 0630 आवर्स पर डेल्टा कंपनी ने 2 टुकड़ियों में आगे बढ़ना शुरू किया। एक मेजर सान्याल के नेतृत्व में और दूसरा कैप्टन सिकरवार की अगुवाई में दुश्मन के ठिकाने की ओर बढ़ने लगे। पर वहां बम्प 1 से दुश्मन की 2 मशीन गन्स के दिल दहलाने वाले फायर का सामना करना पड़ा। हम लोग जब अपना कंसोलिडेट कर रहे थे तो कहीं से फायर आया, उस जगह को हमने शाम तक क्लियर किया। इस मुठभेड़ में रेडियो ऑपरेटर नायक बृंदा राय शहीद हो गए। आर्टिलरी फायरिंग की आड़ में पलटन के जवानों ने बम्प 1 पर जमे दुश्मन के ठिकाने पर हमला बोल दिया। इस हमले की दहशत में दुश्मन बम्प 1 को छोड़ बम्प 2 की ओर भाग खड़ा हुआ और पीछे छोड़ गया अपने 3 सैनिकों की लाशें। दुश्मन की ओर से आ रहे जबरदस्त फायर की चपेट में नायक शिवानंद ने वहीं अपने प्राण त्याग दिए। 13 दिसंबर 1971 बम्प 1 के हथियाने से दुश्मन का हाथी मत्था और हाथी पांव की ओर का रास्ता बंद सा हो गया तो दुश्मन ने .3550 पर अपना सारा ध्यान लगा दिया। हमारे आगे बढ़ने का रास्ता एक बहुत ही पतले रिज से होकर जाता था और दुश्मन अपनी पूरी सतर्कता के साथ वहां घात लगाए हुए था। दिन के वक्त आगे बढ़ने की कोशिश में हमारे 2 और जवानों के साथ सूबेदार करतार सिंह शहीद हो गए। कैप्टन सरा भी हड्डी कंपा देने वाली ठंड में फ्रॉस्ट बाइट का शिकार होने के बाद भी हमले में डटे रहे। 2 एनिमी थे एक्चुअली। एक तो एक्चुअल एनिमी था जो पाकिस्तान रेंजर वगैरह थे, वो तो हम उनको तो कुछ नहीं समझते थे। हम तो सोचते थे कि हमें वो कच्चा खा जाएंगे।
पर दूसरा जो सबसे बड़ा एनमी था वो नेचर जो है बहुत ठंड थी। पलटन ने दुश्मन के पॉइंट 3550 और बम्प 2 पर बने बंकर्स पर लगातार आर्टिलरी और इन्फेंट्री मोटर से हमला जारी रखा। शाम तक बम्प 2 पर कब्जा करने में पलटन अब कामयाब हुई। दुश्मन के फायर और मौसम के हताहत हमने अपने कई साथियों को खो दिया। फिर एक जवान था भोंसले करके, वो बड़ा बहादुर था, उसके रीढ़ की हड्डी में गोली लगी हुई थी। वो फिर भी रेंगता दूसरे तीसरे दिन पलटन में वापस आ गया। हमारे सभी कंपनियों के जवान अब एकजुट हो गए और एक ताकत बनकर पॉइंट 3550 के मात्र 150 गज दूर पहुंच चुके थे। नायब सूबेदार स्वर्ण सिंह, हवलदार हरिदास नाग, गार्ड्समैन चिन्नप्पा और उनके साथियों ने पॉइंट 3550 पर हमला करने की ठान ली थी। 2100 आवर्स पर हमारे बहादुरों ने रात के अंधेरे में पॉइंट 3550 की ओर जमीन पर रेंग कर बढ़ना शुरू किया। कैप्टन सरा की देखरेख में फायर सपोर्ट ग्रुप और एक मोटर टुकड़ी बम्प 1 से इस हमले को मदद दे रहे थे। हमला करने वाली पार्टी 2 भागों में बांट दी गई। पहला दस्ता मेजर सान्याल और दूसरा दस्ता सूबेदार परमहंस तिवारी के नेतृत्व में आगे बढ़े। इस नेतृत्व के लिए उनको मेंशन इन डिस्पैच से नवाजा गया। 2145 आवर्स पर हवलदार राम प्रसन्ना पांडे ने पहले बंकर पर तैनात दुश्मन के संतरी को अपनी राइफल की बट से मौत की नींद सुला दिया। इस भूमिका के लिए हवलदार राम प्रसन्ना पांडे को सेना मेडल से नवाजा गया। दोनों टोलियों ने दुश्मन की 2 मशीन गन्स को बेकार कर दिया। दुश्मन ने अब हमलावरों पर कुछ बंकरों से जबरदस्त गोलाबारी शुरू कर दी। हवलदार बाल मुकुंद की टुकड़ी ने उस बंकर को तुरंत शांत कर दिया। उस दिन के बाद से हवलदार बाल मुकुंद लापता हो गए और शहीद घोषित कर दिए गए। माउंटेन की लड़ाई के लिए हमें एयर एसेट बिल्कुल नहीं था हमारे पास। शायद 2 दिन हमारे पास वैम्पायर्स आए थे जिन्होंने 3620 पे बॉम्बिंग किया है। उसके अलावा एयर एसेट हम लोग को बिल्कुल नहीं था। 14 दिसंबर 1971, कई दिनों मुश्किल हालात, कठिन परिस्थितियों और बलिदान के बाद 0245 आवर्स पर पॉइंट 3550 पर पलटन के वीरों ने तिरंगा लहरा दिया। दुश्मन ने हाथी मत्था, हाथी पांव और पॉइंट 13620 से अपने सभी साथियों को पॉइंट 3550 पर काउंटर अटैक के लिए इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तो दुश्मन कुछ और बैठा था पीछे, रिजर्व लेकर के, अपने रिजर्व लेकर उन्होंने उनके ऊपर काउंटर अटैक करने की तैयारी कर दी। मेजर सन्याल ने, मैं वहीं बैठा था, कर्नल गुरिंदर, मैं बात हुई कि सर यहाँ पे काउंटर अटैक आ रहा है और मेरी काफ़ी कैजुअल्टी 10-15 जवान मर चुके हैं और मैं इस ग्राउंड को अब होल्ड नहीं कर सकता, अटैक तो छोड़ दीजिए, मेरे को आप रीइंफोर्समेंट भेजिए। तो मैंने उनसे एक राय दी कि आप 18 पंजाब पलटन अब लड़ाई नहीं लड़ रही है, उनसे रिक्वेस्ट करके एक प्लाटून ले लीजिए, वो डिफेंस में रहेंगे तो मैं अपने जवानों को लेकर के मेजर सन्याल की मदद के लिए पॉइंट 3550 पर जाऊँ। मैंने कहा सर ये वक्त सोचने का नहीं है, ये वक्त इस वक्त एक एक इंच मिट्टी का, एक एक इंच धरती का प्रश्न है। मैं मतलब अपनी जान से ज़्यादा अगर कुछ है तो मेरे वो जवान जो वहाँ लड़ रहे हैं, जो काउंटर अटैक जिनके ऊपर आ रहा है, मेरा वो दोस्त जो अभी वो कमांड कर, मैं इसकी मुझे परवाह नहीं, आप बुलाइए। रात के अंधेरे को देखते हुए मेजर सान्याल द्वारा मांगा गया आर्टिलरी सपोर्ट भी उनकी मदद को नहीं पहुंच पाया। बहादुरी और युद्ध कौशल की नई मिसाल कायम करते हुए मोटर प्लाटून के सूबेदार पारसराम ने सटीक मोटर फायर से दुश्मन के जवाबी हमले का जबरदस्त जवाब देने में मदद की और दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। हर परिस्थिति और हर कठिनाई का मुकाबला करते हुए 7 गार्ड्स के रणबांकुरों ने वो कर दिखाया जिसका उन्होंने प्रण लिया। पलटन ने रिज लाइन से दुश्मन को खदेड़ दिया था और रिज लाइन अब भारत के कब्जे में थी। कारगिल के इलाके में भी पलटन को अद्वितीय सफलता मिली। The last post we occupied is known as Niril Post, which is the farthest penetration achieved by 121 Brigade in Kargil sector. बटालियन ने इस हमले को अंजाम तक पहुंचाने में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, लेकिन दुश्मन अभी कहां चुप बैठने वाला था। उसने पॉइंट 3550 पर एक और जबरदस्त जवाबी हमला किया, जिसमें रेडियो ऑपरेटर गार्ड्समैन सत्य प्रसाद जख्मी हो गए। मेजर सान्याल की जान बचाते हवलदार हरिदास नाग ने
दुश्मन के कई हमलावरों को मार गिराया, पर खुद अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस बहादुर कार्य के लिए उनको वीर चक्र से नवाजा गया। हमें नाज है ऐसे वीरों पर। 7 गार्ड्स द्वारा रिज लाइन पर कब्जा करने का असली फायदा हाथी मत्था और उससे पूरब और उत्तर के इलाकों को कब्जाने में मिला। इन इलाकों पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए पाकिस्तान ने अपनी पूरी जान लगा दी। इस स्थिति को समझते हुए कमान अधिकारी ने पॉइंट 3985 पर मजबूत डिफेंस लेने का निर्णय लिया। दुश्मन ने पॉइंट 3985 और हाई ग्राउंड पर लगातार 4 जवाबी हमले किए। दुश्मन का हर हमला उनकी 2 कंपनियों आर्टिलरी और इन्फेंट्री मोटर के साथ हुआ, पर हर बार हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। The rumor came that ceasefire is coming in. Sitting over there and watching Pakistani side, I might not get the same view again. I sighted a red flag. This red flag was the ammunition dump of Pakistani post called Holtenthang. So I added 3 extra secondary cartridges in the tail unit of my bombs to the extent of having the barrel getting burst. And as the target was lower than my position from the mortar position, I could have added range. My 3rd bomb landed on the red flag. पाकिस्तानी फौज का मनोबल टूटने लगा और उन्हें ये बात साफ समझ में आ गई कि जब तक गार्ड्स के अभेद्य और सर्वश्रेष्ठ जाबाज वहां डटे हैं, खोए हुए इलाके को वापस लेना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। श्रीनगर, कारगिल, लेह, it was under observation of enemy and they could interfere with the convoys carrying men and material to Leh garrison. Old Thingthang of course was not captured, but whatever we captured, we ensured that this irritant of observation was removed. 7वीं बटालियन ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स सीज फायर लाइन से 17 किलोमीटर अंदर घुस चुकी थी। इस सेक्टर में कोई भी बटालियन अब तक ऐसी सफलता नहीं हासिल कर पाई थी। हम चले तो आंधियाँ तूफान खुद ही चल पड़ेंगे। अरे हम चले तो आंधियाँ तूफान खुद ही चल पड़ेंगे। समंदर की तो बात ही क्या, अरे समंदर की तो बात ही क्या, हिमशिखर खुद ही ढल पड़ेंगे। और हम चले तो ये दिशाएं क्या पथ हमारा रोक लेंगे, और हम चले तो खैर क्या, ये हिमशिखर खुद ही ढल पड़ेंगे। हम लड़े और डट कर लड़े। 3 इन्फेंट्री डिवीजन के जीओसी मेजर जनरल SP मल्होत्रा PVSM और 121 ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर US संधू ने इस हमले की प्रशंसा में कहा, अद्वितीय बहादुरी, अदम्य साहस और दृढ़ता के लिए 7वीं बटालियन ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स को बैटल ऑनर शिंगो रिवर वैली और थिएटर ऑनर जम्मू एंड कश्मीर से नवाजा जाए। हिंदुस्तान के सैन्य इतिहास में एक और सुनहरे पन्ने का इजाफा हो गया था। 7 गार्ड्स के जाबाजों पर हिंदुस्तान को नाज है। सिपाही गार्ड्स के हम रक्षक